ऑलराइट क्लास 9 आज बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. In this we will talk about the Election Commission of India, एक important government body which look after the elections in India. And in India there is said that Supreme Court and Election Commission of India, they both are doing their job 100% डेमोक्रेटिकली. तो दो ऐसे संस्थाएं जिन पर लोगों का विश्वास है आज भी, वो है भारत की सरकार का एक तो सुप्रीम कोर्ट जिस पर लोगों का विश्वास है, जो सही काम कर रहा है, और एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो आज बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो इलेक्शन कमीशन, the election commission is a government body which is independent from the government. इलेक्शन कमीशन जो भारत सरकार में है या भारत के संविधान में जो बताया गया है, उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन भारत का जो होगा वो पूरी तरह से सरकार से इंडिपेंडेंट होगा. सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है. और यही इंडिपेंडेंसी इसको दुनिया के सबसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन में से एक बनाती है. अगर आप भारत के इलेक्शन कमीशन को दुनिया का सबसे पावरफुल इलेक्शन कमीशन कहे तो इसमें कोई गलती नहीं है. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इसका जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर. तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा, जो अभी है सुनील अरोड़ा. चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आता है. IAS होता है सीनियर मोस्ट लेवल का, जिसको प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपॉइंट करता है. और प्रेसिडेंट अपॉइंट किसको करता है? सुप्रीम कोर्ट का जज प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा. हाई कोर्ट के जजेस को, चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के भी जो कमिश्नर होते हैं उसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये किसी सरकार से इंडिपेंडेंट है, किसी सरकार से अपॉइंट होके नहीं आ रहा. ना ही किसी नरेंद्र मोदी का रोल है यहाँ पे, ना ही किसी और नेता का. तो हमारे राष्ट्रपति को हमारे देश का हेड माना जाता है, और हमारे देश का जो हेड है वो इसको अपॉइंट करता है. Once the election dates are announced, it is impossible to remove the CEC. और जब एक बार इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो जाता है, उसके बाद ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि आप इलेक्शन कमिश्नर को हटा सके. तो ये भी इसको पावरफुल बनाती है ये बात. The whole civil administration comes under the election commission after the election dates are announced. और जैसे ही किसी भी जगह पर, जैसे बिहार में अभी स्टेट असेंबली हुई है, इलेक्शन हुआ है स्टेट असेंबली का, तो जहां कहीं भी इलेक्शंस होते हैं वहां पर जितना भी सरकारी सिस्टम है, चाहे वो सरकारी काउंटिंग करने वाले टीचर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई दूसरी आर्मी हो जो उसको टेक आउट सिक्योर करती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है पूरे इलेक्शन सिस्टम को, वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथ में आ जाता है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाता है. तो वो फिर चाहे कोई कितना ही बड़ा पुलिस हो, कितना ही बड़ा SP हो, कोई भी सरकारी अफसर हो, उन सभी को इलेक्शन कमीशन के बताए गए निर्देशों पे चलना पड़ता है. वो जो भी ऑर्डर पास करते हैं वो हर एक सरकारी ऑफिसर को फॉलो करना पड़ता है. वो चाहे इलेक्शन के दौरान बूथ में ड्यूटी देने वाला कोई हो, या फिर बाहर सिक्योरिटी में जो खड़ा हो वो. तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन देखता है. यहाँ पर किसी और की कोई भी नहीं चलती. इलेक्शन कमीशन जो ऑर्डर देता है वही ऑर्डर लास्ट ऑर्डर होता है, उसको कोई फॉलो करने से मना नहीं कर सकता. These provisions ensure that the election commission remains an independent and impartial body. तो ये जो बातें हैं ये इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाती है. एक ऐसा कमीशन या एक ऐसी बॉडी बनाती है जो पूरी तरह से कंट्रोल से परे है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं. वो पूरी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के
हिसाब से काम करेगा। It can be said that elections in India are really democratic। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि भारत का इलेक्शन जो है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, संवैधानिक है। पूरी तरह से ये हमारे लिखे गए कानूनों के, लिखे गए नियमों के अनुसार है। पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। अब बात करते हैं ताकत क्या क्या है इसके अलावा। आपने जो देखी थी इसके अलावा और क्या क्या ताकत है यहाँ पे। EC takes decision on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of election to the declaration of result। पहला काम है इसका कि इलेक्शन से जुड़ी सारी बातों को देखना, A to Z। इलेक्शन की तारीखों के ऐलान से लेके रिजल्ट आने तक सारी ड्यूटी जो होती है इलेक्शन कमीशन की होती है, सारे डिसीजन इलेक्शन कमीशन के होते हैं। It implements the code of conduct and punishes any candidate or party that violate it। इलेक्शन कमीशन ये देखता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया गया है या नहीं फॉलो किया गया है, और कोई इसको फॉलो नहीं करता तो उसको पनिश किया जाता है। पार्टी को या फिर कैंडिडेट को उसकी कैंडिडेटशिप कैंसिल कर दी जाती है, पार्टी को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये सारी पावर इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। फिर वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई कितनी भी बड़ी पार्टी हो, सभी पार्टियां इलेक्शन कमीशन के आगे सिर झुका के खड़ी हो जाती है। During the election period, the election commission can order the government to follow some guidelines to prevent use and misuse of governmental power to enhance its chances to win elections or transfer some government officials। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन सरकार को भी ऑर्डर दे सकता है ताकि बाहर से कोई मिसयूज ना हो, कोई गलत ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो जो सही ना हो। When on election duty, government officer work under the control of election commission, not the government। और जब इलेक्शन की ड्यूटी पर कोई भी सरकारी ऑफिसर होता है, मैंने बताया पहले भी, चाहे कोई टीचर हो जो काउंट करेगा या कोई पुलिस कमिश्नर हो जो वहां पे सिक्योरिटी को देखेगा, वो सभी सरकार के अंदर काम ना करके इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करते हैं। उनकी ड्यूटी पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के लिए हो जाती है इलेक्शन के टाइम के दौरान, चाहे 2 दिन हो, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 1 महीना लगे। इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करते हैं और इलेक्शन कमीशन जो कहता है उसी को वो करते हैं। जैसे बिहार की गिनती जो है वोटिंग अभी 24 आवर तक चली है, तो ये इलेक्शन कमीशन का ही ऑर्डर है कि 24 आवर तक जो भी इलेक्शन की ड्यूटी पे है वो वही रहेगा। किसी को घर जाने की इजाजत नहीं होती, किसी को मोबाइल रखने की इजाजत नहीं होती, सब कुछ इलेक्शन कमीशन तय करता है। तो इसी तरह से इलेक्शन कमिश्नर एक रहे थे भारत में TN शेषन 1990 से 1996। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब बने थे तो इन्होंने पार्टियों को हिला दिया था। इनके नाम से पार्टियां डरती थी क्योंकि इन्होंने इतना तगड़ा रिफॉर्म किया है भारत के इलेक्शन को। ये जो आप देखते हो एफिडेविट फाइल करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड बताते हैं नेता इलेक्शन में खड़ा होने से पहले, ये सब TN शेषन की ही देन है। तो बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी कमिश्नर कहा जाता है इलेक्शन कमीशन के भारत के TN शेषन को, जो एक सीनियर सिविल सर्वेंट थे भारत के। तो ये हमेशा ही आइकन रहेंगे भारत के, चाहे कोई भी कमिश्नर आए वो TN शेषन के जो भी टेन्योर रहा है उसको सैल्यूट जरूर करेगा। In the last 15 years or so, the Election Commission has begun to exercise all its powers and even expand them। तो पिछले 15 सालों में TN शेषन के बाद इलेक्शन कमीशन ने काफी हद तक अपनी ताकतों का, अपनी पावर का इस्तेमाल किया है और उनको बढ़ाया भी है। जहां कहीं इलेक्शन कमीशन को लगा है कि यहाँ पर कोई कमी रह गई है, वहां उस कमी को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर्स को एक्सपेंड भी किया है। When election officials come to the opinion and polling was not fair in some booth or even an entire constituency, they order a repoll। और कई बार इलेक्शन के जो भी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उनको लगता है अगर किसी जगह पर इलेक्शन सही नहीं हुआ या कोई गड़बड़ी हुई है तो वो पूरे इलेक्शन को कैंसिल करके वहां पर दोबारा
पोलिंग करवाते हैं, दोबारा वोट डलवाते हैं। ये भी ताकत है इलेक्शन कमिश्नर की। The ruling parties often do not like what the EC does। और अब जाहिर सी बात है, जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके अंदर बेईमानी, करप्शन ठूस ठूस कर भरा है, उनको इलेक्शन कमीशन की ये नियम, ये रूल रेगुलेशन पसंद नहीं आते। वो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की इन सारी बातों का विरोध तो करते हैं, लेकिन उनको मानना पड़ता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से देश के राष्ट्रपति के खिलाफ जवाबदेह है, ना कि किसी सरकार के खिलाफ, किसी पार्टी के खिलाफ। तो यहाँ पर पार्टीज को मानना पड़ता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत का इलेक्शन कमीशन भारत के इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको बेस्ट बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। This is end of a lecture. Next, we will look at some important fact of Indian election.